नमस्कार। स्वागत है मुंबई एकेडमी से कर में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक जो भी करंट अफेयर के सवाल हैं, चाहे वो आपके वर्ल्ड से रिलेटेड हो, राजस्थान से हो या फिर इंडिया से हो, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सबके बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं हमारे आज के पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी है? तो इसका अपनी जो ऑप्शन अगर देखें तो स्पाइसजेट, एयर इंडिया, विस्तारा और इंडिगो एयरलाइन। तो ये हो जाएगी आपकी इंडिगो एयरलाइन। जिन इसकी जो मार्केट कैप है, यानी जो शेयर मार्केट में जो इसको जो पूरा मार्केट कैप है इसका वो 1 लाख करोड़ रुपए से पार हो गया। इसका होने का रीज़न ये है कि अभी हाल ही में इसने 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है एयरबस कंपनी को, और ये ऑर्डर पूरा होने के बाद में दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन जाएगी। तो इसका आंसर होगा आपका इंडिगो एयरलाइन। अगला सवाल है, किस राज्य में वन टेप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है? तो वन टेप वन ट्री अभियान की शुरुआत, ये सवाल तो इसका आंसर है आपकी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यूपी के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। यूपी के जो मुख्यमंत्री है वो है योगी आदित्यनाथ। उन्होंने इस अभियान की शुरुआत करी है। इसका उद्देश्य ये है कि जिन भी घरों में सरकार जो है वो नया नल कनेक्शन देगी, नया जो नल कनेक्शन दिया जाएगा उसके साथ साथ में वहीं पर एक पौधा भी उस घर के अंदर लगाया जाएगा। अगला अपना सवाल है, किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन का खिताब जीता है? तो ये है सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल। तो इसका अपने आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो टीम है उसने ये खिताब जीता है, जो सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन है उसका आंसर हो जाएगा आपके तमिलनाडु। अगला सवाल है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? कबड्डी वाला है तो कबड्डी में तो ध्यान रखना लगभग इंडिया ही विनर होता है हमेशा। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा भारत। कबड्डी वाला खिताब किसने जीता है? भारत ने। लेकिन आजकल जो सवाल आ रहे हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आजकल सवाल पूछने का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है कि विनर ना पूछकर सवाल में ये भी पूछ लेते हैं कि किसको हराकर जीता है। तो ये हराने वाला भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो फाइनल में भारत जीता है किसको हराकर? ईरान को हराकर। ईरान को हराकर भारत ने खिताब जीता है कबड्डी का। अगला सवाल है हमारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 67, 68, 69 या 70? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा 67वीं, 67। कितने देशों में से है? तो ये मैं बता दूँ आपको, 120 देशों में से 120 देशों में से भारत की 67वीं रैंक आई है। और जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वो आपके जारी की जाती है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जो रैंक है ये जारी की जाती है। आरएस के हिसाब से इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ऐसे सवाल पूछने की जो चांस है जब वो आरएस या फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम है, जो बड़ी एग्ज़ाम होती है उनमें थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगला सवाल है हमारा, किस टीम ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सुपर ओवर में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? सुपर ओवर जो आपको पता होगा कि क्रिकेट में अगर दोनों टीम का जो स्कोर बराबर हो जाता है तो फिर सुपर ओवर खेला जाता है। तो सुपर ओवर में सबसे बड़ा स्कोर कौन सी टीम ने बनाया? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। तो नीदरलैंड की टीम है उसने सुपर ओवर में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। और कितने रन बनाए? तो उसने 6 गेंदों में 30 रन बनाए। जो सुपर ओवर होता है उसमें 6 गेंदों में 30 रन बनाने का रिकॉर्ड नीदरलैंड की टीम ने बनाए। ठीक है, अगला अपना सवाल है, हॉकी इंडिया ने किसे जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो ये सवाल है भाई, हॉकी इंडिया ने किसको ना ये राष्ट्रीय टीम का कोच नियुक्त किया? तो इसका अपने आंसर हो जाएगा तुषार खांडकर। ये जो भारतीय हॉकी टीम है उसके पहले खिलाड़ी थे ये। तो इनको जो महिला राष्ट्रीय टीम है जूनियर की उसका कोच नियुक्त किया गया है तुषार खांडकर को। अगला अपना सवाल है, फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये अंडर 17 जो फुटबॉल वाला है उसका पूछ रहे हैं। तो इंडोनेशिया, पेरू, भारत और ब्राज़ील। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। फीफा जो अंडर 17 है उसका आयोजन इंडोनेशिया के अंदर किया जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले पता होगा इंडोनेशिया में आपको पता है जो भी G20 वाली जो बैठक हो रही है उसकी अभी अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो भारत से पहले जो G20 की जो अध्यक्षता है वो भी इसके इंडोनेशिया के पास ही थी। ये भी आपको याद रखना है। अगले सवाल की बात करें तो भारत के सोलिसिटर जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? तो सोलिसिटर जनरल को पता होगा जो केंद्र सरकार होती है उसका सर्वोच्च जो कानूनी सलाहकार होता है वो होता है सोलिसिटर जनरल आपके
और केंद्र सरकार के विरुद्ध, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो या फिर किसी भी हाई कोर्ट में हो, जो भी केस होते हैं उनकी पैरवी करता है सोलिसिटर जनरल। तो इसका जो आंसर है अपने ये हो जाएगा तुषार मेहता। तुषार मेहता को नियुक्त किया गया सोलिसिटर जनरल, ये आपको याद रखना, तुषार मेहता। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? यानी जो पतले प्लास्टिक बैग, जैसे जो अपन दुकान से जो सामान खरीदने जाते हैं वो, या फिर जो सब्जी के ठेले पे जो अपन सब्जी लेके आते हैं, उन बैगों की ये बात हो रही है। तो इन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो देश है वो पहला देश बना है जिसने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है। और आपको पता होगा न्यूजीलैंड की जो पहले जो पीएम थी जेसिंडा आर्डर्न, ये आपको याद रखना है कि ये सवाल एक बार पूछा था, हाई कोर्ट एलडीसी में सवाल पूछा जा चुका है कि न्यूजीलैंड की वो कौन सी प्रधानमंत्री है जिसने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि मेरे पास अब देश के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जो जेसिंडा आर्डर्न है उन्होंने इस्तीफा दिया था। अगले सवाल की बात करें अपन, तो अपना अगला सवाल है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ से शुरू किया गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके गुजरात से। गुजरात के जो परमाणु क्षेत्र है उसका नाम है आपके काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना। इसका जो वाणिज्यिक, यानी जो यहाँ से जो अपन जो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में जो भी अपन बनाते हैं उसको ना, जो बेचने का काम है वो चालू किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अभी क्रिकेट स्पोर्ट्स को लेकर क्रिकेट की ज़्यादा सवाल नहीं है, तो जो बाकी जो भी है ना उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि क्रिकेट का भी कोई लेटेस्ट हुआ नहीं है कुछ ऐसा मामला। तो इसका जो चैंपियंस है उसकी बात करें तो इसका हो जाएगा आपके जो मैक्स वेयरस्टेपन है, इन्होंने जीता है। ये जो ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स है, मैक्स वेयरस्टेपन ये चैंपियनशिप जीती। अगला अपना सवाल है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपको पता होगा भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले इंडोनेशिया के पास थी, अभी भारत के पास है। तो इसकी जो G20 की अध्यक्षता है, इसके फलस्वरूप बहुत सारी जगह बहुत सारी चीज़ों की बैठक हो रही है, जैसे शिक्षा की बैठक हो रही है, विकास की बैठक हो रही है, विकास मंत्रियों की बैठक हो रही है, टूरिज्म की बैठक हो रही है। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म की बैठक हुई थी। तो अभी जो इसकी स्टार्टअप जो 20 शिखर है उसकी जो बैठक है वो कहाँ पर हुई है? तो इसका अपनी आंसर हो जाएगा अपनी जो सबसे ज़्यादा जहाँ है गुरुग्राम, हरियाणा में प्रताप है, यहाँ पर इसकी बैठक का आयोजन किया गया है। अगला सवाल है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि आपकी बात हो रही है SCO की, कि 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया जा रहा है? तो SCO का जो 23वां शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया जा रहा है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा भारत की अध्यक्षता में SCO का जो 23वां शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, भारत में हो रहा है ये तो इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही कौन से नंबर का है वेरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 23वां है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 23rd है। और अगर इससे थोड़ा सा भी अगर आगे ढंग के लेवल का सवाल अगर पूछे तो पूछ सकता है, आपको इसकी थीम बताओ क्या है? इसकी जो SCO की थीम है ना, इस बार की SCO की थीम है SCO सिक्योर, SECURE। SCO सिक्योर इसकी थीम है। जो सिक्योर का अगर मैं बात करूँ तो सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रेस्पेक्ट, एनवायरनमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है सिक्योर की। जो इस बार SCO की थीम है SCO सिक्योर, 23वां है और भारत में आयोजन इसका हो रहा है। अगला सवाल है अपना, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? जो असम है उसकी पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है तो बताना आपको। तो इसका अपने आंसर हो जाएगा उमा छेत्री। उमा छेत्री पहली खिलाड़ी बनी हुई है जिन्होंने जो आसाम से बिलोंग करती है, जिसको भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसके अंदर चयन हुआ है, उमा छेत्री, याद रखना आपको। अगला सवाल है अपना, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो बात हो रही है केवल किसकी, ये भी आपको याद रखना है, नेशनल रिकॉर्ड की बात हो रही है केवल। तो इसमें जो अपने आंसर है वो देगा अपने माना पटेल ने इसके अंदर है ना राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। अगला सवाल है, कोल इंडिया के नए चेयरमैन और MD के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? जितिन प्रसाद, अजय सिन्हा, राहुल आनंद या
जो पीएम प्रसाद है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पीएम प्रसाद। जो पीएम प्रसाद है उन्होंने कोल इंडिया के जो नए चेयरमैन है, इसका इन्होंने पदभार ग्रहण किया है और इनको जो खनन के अंदर है इनको लगभग 30 वर्ष का अनुभव है, इसी वजह से इनकी यहाँ पर नियुक्ति की गई है। अगला सवाल है अपना, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी जो एसटी कमीशन है इंडिया का, उसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया है? तो इसका अपने आंसर हो जाएगा हर्ष चौहान। जो हर्ष चौहान है इन्होंने इस पद से है ना इस्तीफा दिया है। अब अगर जैसे मान लो किसी नए की नियुक्ति होती है, तो जैसे नियुक्ति होती है तो आपको नियुक्ति भी फिर याद रखनी पड़ेगी, फिर ये सवाल खत्म हो जाएगा। जब तक नए की नियुक्ति नहीं होती है तब तक इस्तीफा देने वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे नए की नियुक्ति हो जाती है फिर इस्तीफा वाले की मतलब सवाल की उतना वेटेज नहीं रहेगा बाद में। अगला अपना सवाल है, कौन सा देश संघीय सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है? एससीओ की बात हो रही है, इसका नया स्थायी सदस्य सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल किसी न किसी एग्जाम में 100% छपेगा। तो इसका अपने आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान है वो भी नया देश बना है इसका एससीओ का। अच्छा, एससीओ में इससे पहले कितने देश थे? ईरान के आने से पहले एससीओ में 8 देश थे। अभी वर्तमान में कितने हो गए? वर्तमान में 9 देश हो गए टोटल। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एससीओ की थोड़ी सी बात करूँ डिटेल में, तो जो एससीओ है इसकी स्थापना आपके 2001 में हुई थी। लगभग उस समय इसके 6 सदस्य देश थे, ये आपको याद रखना। 2001 में हुई थी और 6 सदस्य देश थे। ठीक है। भारत कब सदस्य बना? भारत 2017 में इसका सदस्य बना। 17 में भारत और पाकिस्तान दोनों को 2017 में इसके जो सदस्य है उसका वो बनाया गया था। इसके अलावा कौन कौन से देश है अगर देख लो एक बार आप, आपके भारत है, पाकिस्तान है, ठीक है, और ये आपके ईरान नया सदस्य बन गया अपनी, चाइना है, रसिया है, इसके अलावा काजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये जो बाकी है ये भी इसके सदस्य हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखने की जो एससीओ उसके अंदर कितने सदस्य। वर्तमान में टोटल 9 सदस्य देश के बन गए। अगले सवाल की बात करें, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो इसका अपने आंसर हो जाएगा जो साउथ वाला है ये जीता है भारत ने। किसको अगर जीता है मैंने आपको पहले बताया, हराने वाले भी इंपॉर्टेंट है, किसको रहा है? कुवैत को अगर भारत ने जीता है। अगर इसको साउथ एशियन को अगर शॉर्ट में लिखूँ ऐसे साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, तो एग्जाम में सीधा ऐसे एफ लिखा हुआ भी आ सकता है कि ये जो टाइटल है कौन से देश ने जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो एस एफ का जो टाइटल है वो भारत ने जीता है, कुवैत को अगर ये जीता है। अगला अपना सवाल है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो इन जो क्रिकेट टीम है जो उसमें सेलेक्टर होते हैं तो वो किसको बनाया गया है? तो इसमें अजीत अगरकर, पहले खिलाड़ी रह चुके हैं भारत की, इनको जो भारत का मुख्य चयनकर्ता है वो बनाया गया है। अच्छा, अगर थोड़ा सा अगर मैं सवाल को आगे बढ़ा के पूछूँ तो बताओ पहले कौन थे? तो पहले मैं बताऊँगा आपको चेतन शर्मा, वो भी पहले भारतीय खिलाड़ी रह चुके हैं। तो चेतन शर्मा थे अजीत अगरकर से पहले। तो वर्तमान में कौन है? अजीत अगरकर को ने जो मुख्य चयन करता है वो बनाया गया है। अगले सवाल की बात करें तो डीजीसीए के जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है किसने किसके साथ समझौता किया? तो डीजीसीए जो आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो विमानन मंत्रालय होते हैं उनकी बात हो रही है। तो जो पूरा अगर मैं नाम बात करूँ तो भारतीय विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय इसका पूरा नाम है। इतना आपको याद रखना है, सिंपल में याद रखना है। डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए कौन सी जो संस्था है उसके साथ समझौता किया है? इसरो, गरुड़ एरोस्पेस, नासा या ईएसए। तो ईएसए जो संस्था है उसके साथ समझौता किया है। ईएसए का जो पूरा नाम है वो आपके यूरोपीय यूनियन एविएशन सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी, यानी जो यूरोपीय देश है उनकी ये संस्था है। इसके साथ में इन्होंने जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसके लिए समझौता किया है, जो भारत का जो विमानन मंत्रालय है उसने करा है। अगला सवाल है अपना, नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव या एस सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जो आपके आईटी मंत्री है भारत के और जो रेलवे मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने 6G को जो है ना लॉन्च किया है। और उद्देश्य वही है कि भाई जो 5G तो लॉन्च हो चुका है, तो 6G है ना जो उसमें जो आगे जो भी डेवलपमेंट होनी है उसके अंदर जो काम करना है तो उससे इसका जो है संबंध है। अगला अपना सवाल है, भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है पहला तो।
चर्चा में है काफ़ी। और आईआईटी परिसर की स्थापना की बात हो रहा है तो केन्या, अफ्रीका, मिस्र या तंजानिया, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा तंजानिया। तंजानिया जो कंट्री है उसके अंदर जो भारत का पहला आईआईटी परिसर है उसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट लेवल का सवाल अगर आई तो बताओ कौन सी आईआईटी है जिसकी स्थापना की जाएगी। तो आईआईटी जो मद्रास है उसकी एक ब्रांच खोली जाएगी तंजानिया के अंदर। और जो तंजानिया है, जो उसकी अगर राजधानी की बात करूँ मैं तंजानिया की, क्योंकि चर्चा में है तो राजधानी भी एक बार देख लेनी चाहिए। इसकी जो राजधानी है वो है डोडोमा। तंजानिया की राजधानी है आपकी डोडोमा। और प्रॉपर अगर स्थान की बात करूँ तंजानिया में कौन सी जगह पर खोला जाएगा तो इसका जगह का नाम है जंजीबार। जंजीबार वहाँ का कोई शहर होगा तो वहाँ पर ही खोला जाएगा, जंजीबार स्थान पर। पहले आईआईटी मद्रास की स्थापना ब्रांच खुलेगी वहाँ पर। स्थान आपके है जंजीबार तंजानिया, और तंजानिया की जो राजधानी है वो है आपकी डोडोमा। ठीक है, एक सवाल से 4-5 सवाल हो गए आपके। अगला अपना सवाल है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है तो कीवर्ड पकड़ने आपको। तीरंदाजी की बात हो रही है और युवा वर्ल्ड की बात हो रही है, 2023 की हो रही है, जूनियर की इनकी 2 विनर होंगे। इसका अपने आंसर हो जाएगा प्रियांश और अवनीत कौर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका इसमें सही है। जो प्रियांश और अवनीत कौर है उसने ये किताब है ना जीता है। देखो अगर आप ये कह सकते हो कि भाई सर इतना डिफिकल्ट सवाल तो नहीं एग्जाम में, तो मैं आपको बताऊँ अभी हाल ही में यूआरओ का एग्ज़ाम हुआ था, आरपीएससी ने लिया था एग्ज़ाम। उसमें लगभग 20 क्वेश्चन थे आपको करंट अफेयर्स के आए थे, और इतना लेवल था ना सवालों का कि आप देख के ना दंग रह जाओगे। तो थोड़े जो लेवल के सवाल है ना उनको अभी थोड़ा अपने को पढ़ना चाहिए। अगला अपना सवाल है, AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामित किया गया। जो फुटबॉल है उसकी बात हो रही है तो उसमें किसको नामित किया गया। पुरुषों की बात हो रही है तो पुरुषों में आपके हैं जो लालिया नजवाला चांगते, ये है पुरुषों में, उनको चुना गया है। सुनील छेत्री नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि फुटबॉल का अगर इंडिया के फुटबॉल की बात करते हैं तो वही ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन वो नहीं है। ये है लालिया नजवाला चांगते, पुरुषों में इनको चुना गया है। तो अगला सवाल होता है महिलाओं में किसे चुना गया है। तो महिलाओं में भी मैं आपको बता देता हूँ, जो महिला है महिलाओं में आपके चुना गया है मनीषा कल्याण को, बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर इंडिया के अंदर। महिलाओं में है मनीषा कल्याण, ये मनीषा कल्याण है और ये आपके चांगते। ठीक है, तो महिलाओं में मनीषा कल्याण है और ये लालिया नजवाला चांगते। अगला सवाल है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकते एग्जाम में। इसका आंसर हो जाएगा आपके आदाव अर्जुन, इनको चुना गया अध्यक्ष। इससे पहले किसके अध्यक्ष थे क्या, बिल्कुल थे भाई, जो तमिलनाडु का जो बास्केटबॉल है, ये जो फोटो में दिख रहा होगा आपको, प्रेसिडेंट तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के ये पहले अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में जो इंडिया वाली है उसके अध्यक्ष बन गए। अगला सवाल है अपना, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा बना है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी इंडेक्स होती है ना, और करंट ईयर के जो इंडेक्स होती है उनका तो सवाल एग्जाम में कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है। डेनमार्क, आइलैंड, न्यूजीलैंड या आइसलैंड। इसके आपके आंसर हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड जो देश है उसको जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है उसमें जो सर्वोच्च स्थान इस बार मिला है। अगला अपना सवाल है कि भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोची आपके पड़ता है, मैं बताऊँ कोची पड़ता है आपके केरल में। कोची में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। 11 दिन तक सेना के बीच में जो अभ्यास चला है, तो इसका अपने आंसर हो जाएगा USA। इसका आंसर है अमेरिका। भारत और अमेरिका ने अभ्यास कराई। अभी हाल में आप देखोगे कि जो भारत और USA उनके बीच में नज़दीक काफ़ी बढ़ गई है। तो उसका आपको सबको पता होगा, रीजन है चीन। जो अमेरिका है वो खुद चीन से निपटना चाहता है कि जितनी तेज़ी से अगर चीन आगे बढ़ रहा है तो कल को हो सकता है कि वो अमेरिका को हटा के चीन महाशक्ति बन जाए। और भारत भी ये चाहता है कि उनके जो भारत है उसके पास भी एक मौका है चीन से मुकाबला करने का। और मुकाबला करने के लिए आपको पता है टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी मतलब चीज़ें चाहिए होती है, तो भारत भी इस मौके का पूरा फ़ायदा उठा रहा है अभी। अगला अपना सवाल है कि राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। नेशनल की बात हो रही है, नेशनल लेवल पे वही। तो जो पुरुषों की जो फ्री स्टाइल है उसके जो स्वर्ण पदक जीता है वो आपको जीता है आर्यन नेहरा। आर्यन नेहरा ने स्वर्ण पदक इसमें अंदर जीता है। अगला अपना सवाल है, PM मोदी ने किस राज्य में
वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, किसी न किसी एग्जाम में सवाल आएगा ज़रूर। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या आसाम? तो इसका अपने आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसा हाईवे का उद्घाटन किया गया है। अब हो सकता है कि भाई ये वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे का मतलब क्या है, तो देखो इसका मतलब ये है कि जो भी हाईवे बन रहे हैं तो अगर वो जंगल से गुजरते हैं या फिर किसी वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरते हैं तो हाईवे के ऊपर से उस जो जंगल या अभ्यारण्य है उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के जो पास करने का जो रास्ता है, जैसे अभी फोटो में दिख रहा होगा आपको, ये बंदर है तो बंदर हाईवे के इस दर से अगर इधर जाना होगा तो इनसे ऊपर वो निकल जाएगा। ऐसे ही करके जैसे मान लो जो भी शेर वगैरह है उनके लिए भी जो हाईवे को पास करने के रास्ते हैं ना वो बनाए गए हैं, तो उसको बोलते हैं अपन वाइल्ड फ्रेंडली। और अगर इसके वाले की जो मैं बात करूँ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात इसलिए भी है कि ये जो अभ्यारण्य है वो उदंती अभ्यारण्य से निकलेगा। ये हाईवे उदंती जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उससे होकर ये गुजरेगा। अब सवाल एग्जाम में क्या आएगा? सवाल एग्जाम में आ सकता है कि उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में रहा तो कौन से राज्य में पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ आपका आंसर हो जाएगा इसमें। अगला अपना सवाल है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है जो उपभोक्ताओं से संबंधित विवाद होते हैं उनमें? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जस्टिस AP शाही। जस्टिस AP शाही को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। AP शाही में तो अगर मैं पूरा नाम की बात करूँ तो अमरेश्वर प्रताप शाही, फोटो में दिख रहा होगा आपको, अमरेश्वर प्रताप शाही को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अगर कार्यकाल की मैं बात करूँ तो 4 साल का इनका कार्यकाल रहेगा इस पद के ऊपर। और अगर इससे पहले ये कहाँ पर थे तो मैं आपको बताऊँ, ये पटना और आपके मद्रास, पटना और मद्रास जो हाई कोर्ट है उसके अंदर ये पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ये आपको याद रखना है। तो AP शाही हो जाएगा, 4 साल कार्यकाल रहता है और पटना और मद्रास हाई कोर्ट है उसमें भी ये जज रह चुके हैं। इनका एक जो फेमस बात थी वो मैं बताऊँ आपको, मेरे को याद आ रही है कि जस्ट AP शाही ने एक बार बोला था कि जैसे आपको पता होगा नोबेल पुरस्कार जो होते हैं, नोबेल पुरस्कार आपको जैसे फिजिक्स में मिलते हैं, केमिस्ट्री में मिलते हैं और जो पीस में भी मिलता है, लिटरेचर में भी मिलता है और जो शरीर की जो स्वास्थ्य का क्षेत्र होता है उसके अंदर भी मिलता है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। तो इन्होंने एक बार ये कहा था कि जो लॉ है, जो कानून है, उसका नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं? तो इनका जो ये जो फेमस लाइन थी एक बार चर्चा में रही थी, तो आपको इस बात से भी याद रखना है कि AP शाही को जो है उपभोक्ता उसका अध्यक्ष बनाएंगे। अपना अगला सवाल है, NCC ने कैंडिडेटों के बैंक खाते खोलने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, येस बैंक, PM पंजाब नेशनल बैंक या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका अपने आंसर हो जाएगा SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में समझौता करा इसका। और कौन सी योजना के तहत किया तो ये भी याद रखना थोड़ा सा। इस योजना को नाम दिया इन्होंने पहली उड़ान योजना। इसके तहत इनका है ना जो खाता खोला जाएगा। विशेषता क्या है? विशेषता वही है कि भाई 0 रुपये पर खाता खोला जाएगा और बाकी बैंक तो खोलते नहीं है। SBI में खुलता है 0 रुपये पे खाता, तो 0 रुपये पे खाता खोला जाएगा। अब इस सवाल की मैं बताऊँ आपको, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर मैं इंपॉर्टेंट लगा तो थोड़ा सा अभी मैं आपको बताऊँ, तो हाल ही में EOR की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें भी सेम सवाल था एक बार। उसमें बस ये था कि राजस्थान जो सरकार है उसको पूछा था कि राजस्थान सरकार ने जो महिलाओं को कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने का सवाल था, उसमें तो कौन से बैंक के साथ समझौता करा था, वो सवाल था। सेम तो सवाल है भाई, NCC के कैंडिडेट के लिए कौन से बैंक के साथ समझौता किया गया। तो ये सवाल भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना। SBI के साथ समझौता इन्होंने करा है, 0 बैलेंस पे खाते खोले जाएंगे। अगला अपना सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी नए कार्यकारी निदेशक जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है के तौर पर नियुक्त किया है? ये सवाल अपना। तो इसमें जो P वासुदेवन है उनको जो नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो बनाएंगे। अगर RBI के जो वर्तमान में गवर्नर की बात करूँ तो वो आपको पता ही होगा, शक्तिकांत दास वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। हाल ही में चर्चा में क्यों रहे थे? चर्चा में हाल ही में इसलिए रहते हैं कि इनको जो लंदन का जो सेंट्रल बैंक है उनके द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ द ईयर, गवर्नर जनरल कह रही, वो 57 आ गया, गवर्नर ऑफ द ईयर जो अवार्ड है इसको उनको मिला था यहाँ पर, ठीक है। जो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो शक्तिकांत दास को मिला था। थोड़ा सा याद रखना है, RBI से मेरे दिमाग में आ गया सवाल। और थोड़ा सा RBI का एक और ये था कि RBI ने अपना नया जो उप कार्यालय वो कहाँ खोला है, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो नागालैंड है उसकी राजधानी है कोहिमा, उसमें RBI ने अपना नया कार्यालय खोला है, ठीक है। तो
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाला लेटेस्ट है, पी वासुदेवन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके अंदर बनाएंगे। अगला सवाल है FIH जो हॉकी से रिलेटेड है, प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? तो इसमें अपने बेलारूस, बेल्जियम, नीदरलैंड या भारत की सवाल है, ऑप्शन है, तो इसका अपने आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। जो नीदरलैंड की टीम है वो बनी है। और अगर भारत की मैं बात करूँ, इसमें जो भारत का स्थान था वो तो भारत चौथे स्थान पर रहे, तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नीदरलैंड के 2 सवाल हो गए इस बार। एक तो FIH का चैंपियन बना है, दूसरा मैंने आपको क्रिकेट वाला भी बताया था अभी पिछले सवाल में कि क्रिकेट में जो सुपर ओवर में उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर 30 रन बनाए, वो भी नीदरलैंड की टीम ने इसमें हमने बनाया था। ठीक है, अगला अपना सवाल है, भारत ने इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ये सवाल भी थोड़े मान लो इम्पोर्टेंट है। अगर भारतीय चुनाव आयोग से संबंधित सवाल पूछा जाएगा तो ऐसे जो चर्चा में जो सवाल रहते हैं उनके आने की थोड़ी संभावना ज़्यादा रहती है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पनामा या केन्या, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपके पनामा। जो पनामा है उस देश के साथ इन्होंने समझौता करा है। दूसरा, अगर मैं पनामा की राजधानी की बात करूँ तो इसकी जो राजधानी है वो पनामा सिटी इसकी राजधानी है। और पनामा का नाम काफ़ी चर्चा में रहता है, आपको पता होगा कुछ सालों पहले पनामा पेपर नाम से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जो भारतीय लोग हैं उनका जो काला धन था वो पनामा के अंदर उस रिपोर्ट में आया था कि है। दूसरा, अगर पनामा की बात करूँ तो कहाँ पड़ता है पनामा, आपको पता होगा कि जैसे अमेरिका फिर मेक्सिको, तो उधर पड़ता है पनामा, मेक्सिको। अगला अपना सवाल हो सकता है इसके अंदर है कि उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहाँ आपातकाल घोषणा की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल है। उरुग्वे, चिली, पेरू या जापान, तो इसके अपने आंसर हो जाएगा पेरू। पेरू में, और पेरू की जो अगर मैं राजधानी की बात करूँ आपके, पेरू की राजधानी इसमें है लीमा, लीमा के अंदर ही है। पेरू कहाँ पड़ता है? देखो जो साउथ अमेरिका है तो उसके देखो कोने में पड़ता है ये पेरू देश। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, RS का एग्ज़ाम आने वाला है, तो ये मान के चलो, मुझे जो लगता है 100% ये सवाल छपेगा, क्योंकि RS में जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी के जो सवाल होते हैं वो थोड़े ईजी होते हैं। तो ईजी में भी ऐसे सवालों की आने की ज़्यादा संभावना होती है कि जो चर्चा में होते हैं। अब इसमें देखो कितने सवाल हो गए। सवाल ये भी हो सकता है कि जो उबिना ज्वालामुखी है वो कौन से देश में है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, पेरू में है। और सवाल ये भी हो सकता है कि हाल में पेरू का जो कौन सा ज्वालामुखी है जो चर्चा में रहा है अभी, तो वो फिर उबिनास हो जाएगा। तो दोनों तरह से सवाल है ना पूछा जा सकता है। ये थे आपके 1 से लेकर 7 जुलाई तक के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट सवाल है वो अभी कंप्लीट हो गए यहाँ पर। अब अगला जो वीडियो होगा, जो भी करंट अफेयर्स का आएगा, उसमें अपन चर्चा करेंगे कि जो 8 से 14 जुलाई तक के जो भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट सवाल होंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो सवाल होंगे वो बिल्कुल ऑथेंटिकेट होंगे और लॉजिकल सवाल होंगे। ऐसे नहीं कि मतलब केवल वीडियो बनाने के लिए कुछ भी सवाल डालते बिना मतलब का, कोई मतलब नहीं है कि नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में जितने सवाल आने उसके हिसाब से अपने को यहाँ पर सवाल पढ़ने। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।